हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएनए मैथमेटिक्स पर। हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे जो इस बार बोर्ड में बैठने की संभावना है। देखो, लॉकडाउन के कारण हो सकता है आपकी स्टडी नहीं चल रही हो या कम चल रही हो, आप रोजाना 8-9 घंटे स्टडी नहीं कर रहे हो, तो आज से आप स्टडी शुरू कर दीजिए। आज मैं उन सारे क्वेश्चनों को ले रहा हूँ जो बुक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड में आने लायक है। तो फर्स्ट तो आपको बुक्स चाहिए होगी एक, आपके पास अगर बुक्स है तो आप ले लीजिए, उसको खोल लीजिए जहां, और बुक्स के अंदर में आप देखते जाइए, जो मैं बताता जाऊं वो आप नोट करते जाइए, ठीक है। और हम सारे क्वेश्चनों को टारगेट करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन यहां से क्वेश्चन 100% बैठेगा, ठीक है। तो देखते हैं यहां पर मैंने जो पहली प्रश्नावली ली है, वैदिक गणित। वैदिक गणित में 1 नंबर का एक सवाल आता है और 1 नंबर में एक आता है और 2 नंबर में एक सवाल आता है। 4 नंबर के टोटल इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं अपने पास में। इस प्रश्नावली को मैंने आखिरी में लिया है क्योंकि ये सिर्फ आरबीएसई में, एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैंने इसको बाद में लिया है। पहले हम देखेंगे वास्तविक संख्याएं। देखो, वास्तविक संख्या में 1 नंबर का एक सवाल आता है। देखो कौन सा आता है ये ज्यादा मैटर है, किस टाइप का आता है ये ज्यादा मैटर करता है ना। तो 1 नंबर में एचसीएफ पूछता है आपसे, बोलता है कि 2 नंबर देता है, बोलता है कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। किससे निकालना है? यूक्लिड विभाजन से, अभाज्य गुणनखंड से नहीं निकालना, ठीक है। तो देखो 1 नंबर में तो एक क्वेश्चन आता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। और 2 नंबर में जो क्वेश्चन बैठने की ज्यादा संभावना रहती है वो रहती है √2 अपरिमेय संख्या है, या √3 अपरिमेय संख्या है, या √6 अपरिमेय संख्या है। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, अपरिमेयता सिद्ध करवाता है 2 नंबर में। मैक्सिमम 90% √2 अपरिमेय संख्या ही सिद्ध करवाता है। हो सकता है कि वह आसान दे दे आपको, अभाज्य गुणनखंड विधि से पूछ ले। तो देखिए यहां स्टार लगा के मैंने लिखा है यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यहां आप इंपॉर्टेंट लगाइए एग्जाम्पल नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 का कोई भी एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 विभाजन विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए, यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और दूसरा देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 90 और 144 का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर 1 रो बी, है ना। तो मैं भी बुक्स ले लेता हूं, आप देखिए ये जो क्वेश्चन है अपने पास में 90 और 144 का एचसीएफ, ये अपना 2.2 का दूसरे का तीसरा सवाल है। 2.2 का दूसरे का तीसरा सवाल है, ठीक है। 90 और 144 का एचसीएफ ज्ञात करना है और एचसीएफ निकालने के बाद में एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं, और एचसीएफ एलसीएम निकालने के बाद में हमें यह सत्यापित करना है कि एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणा आता है वह 90 और 144 के गुणन के बराबर है। चार बना रखा है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लिखा हुआ है? प्रमेय 2.4, प्रमेय लिखी हुई है आपकी किताब में, 2.4 प्रमेय है, देख लीजिए आप। 2.4 प्रमेय आपकी किताब में पेज नंबर 37 पे मेरे, हो सकता है आपके इधर उधर हो थोड़ा, तो ऊपर ही ऊपर लिखा है 2.4 में प्रमाणित कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ आपसे पूछा है √2 एक अपरिमेय संख्या है, विरोधाभास विधि से हम इसका निकालेंगे, अपरिमेयता सिद्ध करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, कितने नंबर में आएगा? 2 नंबर में। तो एक क्वेश्चन ये आता है। एक और है हमारे पास शांत अशांत में, इसके अगली वाली प्रश्नावली में P/Q की फॉर्म में हमें एक भिन्न देगा। P/Q की फॉर्म में एक हमें क्या देगा? भिन्न देगा। जहां हमें Q के क्या करने हैं? टुकड़े करने हैं, और Q के टुकड़े करने के बाद हमें देखना है कि वो 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप का है या नहीं है। अगर 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप का है तो हम कहेंगे शांत है। क्या कहेंगे हम? कि वह जो भिन्न दी गई है वो क्या है? शांत आवर्ती की है। अन्यथा हम क्या कहेंगे? अगर 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप का नहीं होगा तो हम कहेंगे अशांत है या अनवसानी आवृत्ति है ना, अशांत है, ठीक है। तो ये पूछ लेता है कभी कभी कि बताइए कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के दी गई जो भिन्न है वो शांत है या अशांत है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप देख लीजिए कौन सा दिया हुआ है अपनी बुक्स में। ये हमें यहाँ पर देखो एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो बहुत सारी बार 1 नंबर में ये क्वेश्चन भी उसने वो पूछ लिया करता है ना, 1 नंबर में बहुत सारी बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, बहुपद। अगला चैप्टर है हमारा बहुपद। देखो बहुपद से कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, निकालो किताब में, एग्जाम्पल नंबर 6 निकाल लीजिए आप। एग्जाम्पल नंबर 6 3.2 से पहले दिया गया है हमें ना, एग्जाम्पल नंबर 6 3.2 से पहले दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुपद दिया गया है, क्या? fx इक्वल टू हमें दिया है 3x की पावर 4 प्लस 6
एक्स क्यूब माइनस 2x², देखो मिसप्रिंट है यहाँ, -6x को काटना है, ठीक है। आगे -2x² और -10x -5, ये एक बहुपद दिया गया है और कह रहा है सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए। इसके दो शून्यांक दिए हैं, √5/3 और -√5/3, ये दो शून्यांक दिए गए हैं हमें, है ना। देखो ये शून्यांक दिए गए, मैंने इससे एक पहली वीडियो बनाई, उसके अंदर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। क्या करते हैं, इसको x के बराबर मानते हैं और फिर पक्षांतरण करते हैं तो ये माइनस में हो जाता है, ऐसे ही करते हैं। देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बताना पड़ेगा, पूरे साल भर पढ़ते हैं तब ये बुक क्लियर होती है। हम चाह रहे हैं कि हमें एक वीडियो में पूरी किताब के सारे इंपॉर्टेंट कर लें, क्वेश्चन कर लें। तो ऐसा देखो ये है कि कम से कम 3 या 4 घंटे की वीडियो बने, तब जाकर के मैं सारे क्वेश्चनों को कवर कर पाऊंगा और उनको बता पाऊंगा कि बोर्ड में कैसे सोल्व करना है। तो आप ध्यान से देखते रहिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फिर भी थोड़ा बहुत तो लगेगा, ठीक है। देखो ये दो फैक्टर आ गए, अब जब दोनों ऐसे आ जाते थे तो हम दोनों को 0 के बराबर रखते थे, याद है आपको। तो ये इस तरह से निकालते थे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इधर a - b और a + b बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a - b और a + b। क्या होता है ये, a² - b², यही होता है, a² - b² होता है। तो क्या करेंगे, देखो x² - 5/3, यहाँ लिख देता हूँ मैं, x² - 5/3। जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x² - 5 और अपॉन में जो 3 होगा वो कहाँ चला जाएगा, 0 में। हमें क्या करना है, 3x² - 5 का इसमें भाग लगाना है। भाग देने के बाद में जो भागफल आएगा उसके हमें टुकड़े करने हैं, हमें वहाँ से 2 शून्यांक मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है और ऐसा का ऐसा ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, तीनों सवाल ऐसे कैसे ही हैं, इसी एग्जाम्पल पे बेस्ड है। आपको क्वेश्चन नंबर 3 का पहला एग्जाम्पल करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला एग्जाम्पल लगा रखा है मैंने, देखो एग्जाम्पल नंबर 6, 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। आप इस पर इंपोर्टेंट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 10, बुक्स का एग्जाम्पल नंबर 10 निकालिए। एग्जाम्पल नंबर 10 आपका है, एग्जाम्पल नंबर 10 दिया हुआ है पेज नंबर 57 पर, मेरी पुरानी जो बुक है उसमें दिया हुआ है पेज नंबर 57 पे। क्या कह रहा है, 2x² - 7x + 3 = 0 को पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि द्वारा हल कीजिए तथा श्री आचार्य द्विघातीय सूत्र के मूलों का सत्यापन कीजिए। देखो करना क्या है, देखिए करना क्या है, एग्जाम्पल नंबर 10 में हमें एक द्विघात समीकरण दी है, हमें उस द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। सबसे पहले हमें पूर्ण वर्ग विधि आनी चाहिए। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें मैंने आपको पूर्ण वर्ग पूरा समझाया है। पूर्ण वर्ग में बताया था मैंने कि सबसे पहले x² का गुणांक इकाई बनाते हैं, फिर उसके बाद में क्या करते हैं, हम करते हैं x के गुणांक के आधे का वर्ग और जोड़ते और घटाते हैं और पूर्ण वर्ग बनाते हैं। ये मैंने प्रोसेस सिखाया था पूर्ण वर्ग बनाने का। हम ये पूरे क्वेश्चन होने के बाद में एक पूर्ण वर्ग का सवाल भी देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 लगा लीजिए। उसके बाद दिया हुआ 3.4 के पहले का चौथा, 3.4 का, देखिए 3.4 प्रश्नावली ये रही, 3.4 का पहले का चौथा, 3.4 के पहले का चौथा सवाल ये लिखा हुआ, 4x² - 4√3x + 3 = 0। इसको भी आपको पूर्ण वर्ग से हल करना है। देखो थोड़ा जो समीकरण दी गई है वो अलग टाइप की है। देखिए कैसे दिया हुआ है क्वेश्चन, लिखा हुआ है 4x² + 4√3x + 3 = 0। सवाल में भी हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना है। तो वही काम करना है, सबसे पहले 4 से डिवाइड करना है, x² का गुणांक हमें क्या बनाना है, इकाई बनाना है। देखो कर लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट में कर लेते हैं इसको। 4x का भाग लगाएंगे, 4 का भाग लगाएंगे तो देखो यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ भी 4 कट जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3/4। तो क्या होगा, x² + √3x + 3/4 = 0। अब क्या करना था, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते और घटाते हैं। तो x का गुणांक कितना है, √3/2, आधा कितना होगा, √3/2 के आधे का वर्ग, इसका स्क्वायर। एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे और पूर्ण वर्ग बनाएंगे, ठीक है। नहीं आते हैं आपको, अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है या आप अटक जाते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें आप, मैं उसकी वीडियोस बना करके तुरंत डालूंगा। मुझे पता है आपके पास टाइम कम है, ओनली 20 दिन है, 20-22 दिन हो सकता है ये वीडियो पहुंचे जब तक आपके पास 2-3 दिन ही बचे, है ना। तो आप क्या करें, इन सारे जो भी क्वेश्चन तुम्हें नहीं आते हैं वो क्वेश्चन की फोटो खींचें और डिस्क्रिप्शन में डाल दें, मैं कमेंट में डाल दें, मैं आपको उसका सॉल्यूशन तुरंत प्रभाव से अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं। देखो हो सकता है ये वीडियो में डालूं और आपके पास तक पहुंचे ही ना,
और जब पहुंचे जब तक एग्जाम ही नहीं मिट चुके हो, है ना। तो आप कोशिश ये करें कि जितने भी आपके फ्रेंड हैं वहाँ तक इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आप पहुँचा दें। हो सकता है बोर्ड के पेपर में लगभग सारे क्वेश्चन बैठ जाएँ और आपको भी वो धन्यवाद दे कि आपने ये वीडियो बताई उनको, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3.4 का पहले का चौथा, ये भी हो गया अपना, ठीक है। इसके बाद देखो 3.5 का के का मान ज्ञात कीजिए। 3.5 में क्वेश्चन है अपने पास, के का मान ज्ञात कीजिए। देखो 3.5 जो बेस्ड है वो है हमारे पास श्रीधराचार्य सूत्र के अंदर में एक क्वांटिटी होती है रूट के अंदर, क्या, b² - 4ac। याद आया? देखो आपने तैयारी कर रखी है, आपको सारी बातें याद होनी चाहिए। इसको बोलते हैं विभक्तिकर, इंग्लिश में होते हैं डिस्क्रीमेंट। किससे डिनोट करते हैं? डी से। और ये अगर 0 से छोटा है यानी नेगेटिव है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर में नेगेटिव माना जाएगा, और अगर रूट में नेगेटिव माना जाता है तो हम उसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो क्या 0 से कम है तो कोई भी मूल विद्यमान नहीं होगा, और क्या होगा, जब भी 0 से कम होगा विभक्तिकर का मान तो हम कहेंगे कि मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, कोई इसके वास्तविक मूल नहीं होंगे। और अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है, 0 से क्या आ जाती है, बड़ी, तो दो वास्तविक भिन्न भिन्न मूल होते हैं, ठीक है, दो वास्तविक भिन्न भिन्न मूल होते हैं। और अगर b² - 4ac का मान 0 के बराबर आ जाता है तो हम कहते हैं कि इसके मूल बराबर एवं वास्तविक होंगे। तो इस क्वेश्चन में 3.5 के अंदर में के मान के लिए वो आपको कोई भी एक द्विघात समीकरण देगा और ये कहेगा कि वो दोनों द्विघात समीकरण देगा और वो कहेगा कि इसके जो मूल है वो वास्तविक एवं बराबर है। तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3.5 निकाल लीजिए। 3.5 का देखो दूसरा सवाल देखो, निम्न द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए कि इसके मूल वास्तविक एवं बराबर हो। देखो आगे बात, मूल वास्तविक एवं बराबर हो। उसने ये मेंशन नहीं किया कि ये 0 के बराबर है, ये तो आपको चेक करना है b² - 4ac निकाल करके। और उसने कहा है चेक भी नहीं करना, के दिया हुआ है आपके पास, है ही नहीं। तो क्या करना होगा आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं इसका, है ना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन दिया गया है 3.5 का दूसरे का तीसरा ले रहा हूं मैं ना, 3.5 का दूसरे का तीसरा क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है। क्या दिया गया है हमें दिया गया है 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। यहां पूछा है के का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप का सवाल आता है आपके, ठीक है। तो के का मान निकालने के लिए उसने पहले ही ये कह दिया कि मूल वास्तविक एवं बराबर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसकी तुलना करनी x² प्लस bx प्लस c से, द्विघातीय समीकरण के व्यापक रूप से, ठीक है। क्या होता है, x² प्लस bx प्लस c = 0। और a का मान देखिए, तुलना कीजिए, a का मान कितना हो गया 2, b का मान कितना k, और c का मान कितना 3। ये तीनों मान निकलिए abc के। अब हमें पता है कि यूं कहेंगे, चूंकि क्या कहेंगे, मूल वास्तविक एवं बराबर है, अतः b² - 4ac का मान कितना होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ b, a और c की वैल्यू रखेंगे। तो देखो b का मान रखेंगे k², देखो आप तुलना कीजिए, b का मान कितना है k का स्क्वायर, फिर -4, a की वैल्यू कितनी है 2, ये लिख दी 2, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, ये रख दी। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ कर लेता हूँ, हो सकता है नीचे नहीं दिख रहा हो। तो देखो k², 4 दूनी 8, 8 3 24, कितना हुआ -24। ये k इक्वल हो जाएगा √24, यानी प्लस माइनस √ कितना 24। तो 24 क्या अगर हम टुकड़े करेंगे तो कितना, 6 चौका 24, यानी कि कितना हो जाएगा +-2 √6। तो k का मान हमारे पास क्या आ गया, एक तो प्लस का 2√6 और एक माइनस का 2√6। तो हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, बार बार, है ना, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विविध का क्वेश्चन नंबर 16 है ना। तो विविध का क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, आप किताब में निकाल लीजिए। तीसरी प्रश्नावली के विविध का क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। ये रहा, यदि बहुपद x की पावर 4 - 6x³ प्लस 16x² - 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x² - 2x प्लस k से भाग दिया जाता है और शेषफल x प्लस a आता है, तो k तथा a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है ना,
विविध का क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा टफ टाइप का है, लेकिन बोर्ड में आने की संभावना है ना। तो देखो करना कैसे इसके अंदर, जब मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन प्रमेय बताई थी, विभाजन एल्गोरिथम बताया था, तब मैंने आपको कहा था कि पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग लगाते हैं। तब क्या बताया था मैंने, कुछ इस तरह की कंडीशन बताई थी, याद कीजिए। मैंने कहा था px में अगर gx का भाग दिया जाता है तो भागफल qx प्राप्त होता है और शेषफल क्या होता है rx, जो कि इस प्रकार होता है कि ये दोनों का गुणन, इसका जोड़ इसके बराबर होता है। ऐसे बताया था ये, या फिर ऐसे कहा हो कि किसी अभाज्य संख्या m में किसी अन्य भाज्य संख्या b का भाग दिया जाए तो भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है, जो कि इस प्रकार होता है a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r। इस तरह से बताया था मैंने। तो और यहाँ पर ये भी बताया था कब तक भाग जाएगा, जब तक कि r 0 के बराबर ना हो जाए या भाजक b से छोटा ना हो जाए। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से आप सोल्व करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमारे पास में देखो अगली जो प्रश्नावली है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म या असमीका, है ना। दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं, ठीक है। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीका यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एन इनइक्वालिटी, है ना। तो देखो इसके अंदर क्या करना था, इसके अंदर में आपको ग्राफ बनाना चाहिए, 9th क्लास में भी आपने सीखा है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल नंबर 7 के तीनों क्वेश्चन करोगे और कम से कम 3 बार करोगे। ग्राफ के अंदर आपको नंबर प्लॉट करना आना चाहिए, पॉइंट प्लॉट करना आना चाहिए, और पॉइंट निकालते कैसे हैं ये आना चाहिए। 6 नंबर फ्री के हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपकी बुक्स के अंदर में। 26वां सवाल आएगा 6 नंबर में ग्राफ का। करना क्या है, देखो एग्जाम्पल नंबर 7 के तीनों क्वेश्चन निकालने। आपको इस चैप्टर के अंदर में दो चरों वाले रैखिक समीकरण में दो रैखिक समीकरण दी गई होगी। समीकरण किस प्रकार से होगी, व्यापक रूप ऐसा होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसको एक बोल सकते हो आप, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये इस तरह की दो समीकरण दी गई होगी आपको। दोनों समीकरण से आपके ग्राफ के अंदर दो लाइनें बनेगी, दो समीकरण नहीं है। वो दोनों लाइन जिस बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी या प्रतिच्छेद करेगी वो इसका क्या होगा, वो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको दो समीकरण दी गई होगी और दोनों दो वेरिएबल के अंदर में दो समीकरण दी गई होगी। दोनों समीकरणों से दो लाइनें आप बना सकते हो, दो रेखाएं आप खींच सकते हो। दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, जिस बिंदु पर एक दूसरे को क्या करती है, काटती है, वो पॉइंट क्या होता है, उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, उसका एक हल क्षेत्र होता है, उसका यूनिक हल होता है, ठीक है। और अगर वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेद करती है तो उसका कोई हल विद्यमान नहीं होता। और अगर दोनों रेखाएं संपाती हो तो हम क्या कहते हैं कि उसके अनंत सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो हमसे ये पूछ भी सकता है वो कि इसका जो यूनिक सॉल्यूशन होगा तो वो आप उसको निकालिए ना, अद्वितीय हल ज्ञात कीजिए। तो अद्वितीय हल आपको कुछ नहीं करना, यही लिखना है जो एक दूसरे को जो काटती है, जो बिंदु आता है वो उसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा वो अपने पास है 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 निकालिए बुक्स में। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या अलग है इस क्वेश्चन में। कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेख विधि द्वारा हल कीजिए तथा y युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो उसने पूछा क्या है, वो ये कह रहा है कि जो y अक्ष है आपके पास, ये वाली जो अक्ष है, इस अक्ष से जो त्रिभुज बन रहा है, एक तो आपको जो दोनों लाइन दी गई है उन दोनों लाइन से, और इस अक्ष से जो त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक पूछे हैं आपसे। इसके अंदर में काम पूरा वही करना है, आपको पहले ग्राफ बनाना है और फिर उसके पॉइंट आंसर में लिखने हैं। यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन बताया मैंने आपको, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 का दूसरा तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि ये असमीका से, असमीका यानी इनइक्वलिटी, जहां पर इक्वल का साइन नहीं होता, ग्रेटर देन या लेस देन का साइन होता है, वो वाला क्वेश्चन है। उसके अंदर में जो मोड वाला सवाल है वो थोड़ा अलग टाइप का है, जल्दी से समझ में नहीं आता कि मोड फंक्शन को ब्रेक कैसे करें ना। उसके भी बारे में मैंने पूरा बताया है कि मोड फंक्शन कैसे ब्रेक करते हैं, आपको देखना चाहिए वीडियो जाकर के अगर आपको नहीं आता है तो, ठीक है। और एक जो पहला वाला क्वेश्चन है आप देख लीजिए बुक में, एग्जाम्पल नंबर 8 का दूसरा तीसरा निकालिए। एग्जाम्पल नंबर 8 का दूसरा तीसरा क्वेश्चन 4.2 एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 8 का पहला लिखा हुआ है 2x माइनस वाई, यहाँ लिख देता हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 8 का दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1।
हमें एक असमीका ये दी गई, हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो असमीका दी गई है उसे समीकरण में बदलना है। यहाँ क्या लिखना है, दी गई असमीका को समीकरण में बदलने पर सिंपली हम क्या करेंगे, जहाँ इनइक्वलिटी का साइन है वहाँ पे हम इक्वल का साइन लगा देंगे। क्या हो जाएगा, 2x - y = 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेम उसी प्रकार सोल्व करेंगे, x की वैल्यू रखते जाएंगे, y का मान आता जाएगा, या y की वैल्यू रखते जाएंगे, x का मान आता जाएगा। जब लाइन हम जब ग्राफ बनाएंगे उस टाइम में हमारे पास एक लाइन आएगी। अब क्या करना है, यहाँ से नया काम क्या है, देखो हमें क्या करना है, ये लाइन बनाने के बाद में इस असमीका में x = 0 और y = 0 रखना है। लिखना क्या है, दी गई असमीका को मूल बिंदु से गुजारने पर, ये हमें लिखना है। ठीक है, दी गई असमीका को क्या करने पर, मूल बिंदु से गुजारने पर। और जब हम मूल बिंदु से गुजारेंगे यानी कि x = 0 रखेंगे, y = 0 रखेंगे, तो देखो यहाँ भी 0 रखा, तो जब 2 से गुणा करेंगे तो 0, और ये -0 > 1। इक्वल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इक्वल हमने सोल्व कर लिया। ठीक है, तो यानी कि कह रहा है कि 0 1 से बड़ा है, सत्य है नहीं है। अगर ये बात सत्य नहीं है तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा, और अगर सत्य है तो मूल बिंदु की ओर होगा। ठीक है, बस ये नया काम करना है इनइक्वलिटी में, बाकी कोई अंतर नहीं इनइक्वलिटी और इक्वलिटी में हमारे पास में सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, वैसे तो बहुत बड़ा अंतर है, तो इसका हल क्षेत्र किधर होगा, इधर, और हम इस तरह से दर्शाएंगे, ऐसा नहीं यूं 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 कर दिया, ऐसे नहीं करना है ना, सिर्फ एरो के निशान बताने हैं कि इसका हल क्षेत्र किधर होगा, इस ओर होगा। ठीक है, और पैमाना लिखना ना भूलें, पैमाना लिखने के हमारे पास 1 नंबर है। पैमाना अगर नहीं लिखते हो तो आपका 1 नंबर काट सकता है। 6 नंबर का सवाल है तो 6 नंबर में हमें पैमाना भी लिखना है, हमें अक्षरों के नाम भी लिखने हैं, x और y, x', y'। ठीक है, सारी बातें लिखनी है, जो लाइन खींची उसके ऊपर हमें समीकरण लिखनी है। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विविध का क्वेश्चन नंबर 10 व 11। विविध का क्वेश्चन नंबर 10 11 निकाल लीजिए फटाफट। देखिए विविध का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 क्या कह रहा है। विविध का क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा इसकी सहायता से ए का मान ज्ञात कीजिए। लास्ट ईयर ऐसा ही एक सवाल आया था, उसने कहा था कि मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखो क्या करना है, हमारे पास 2 समीकरणें दी गई है, हम दोनों से ग्राफ बनाएंगे और ये देखेंगे कि दोनों समीकरणें किस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। मान लीजिए वह किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में करती है ना, ये लो, और यहां पर कोई पॉइंट है हमारे पास में 2 3। तो हमें क्या करना है, जो समीकरण दी गई है जिसमें हमें वैल्यू पूछनी है वहां x = 2 रख देना है और y = 3 रख देना है, हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। सिर्फ इतना सा डिफरेंट है, ज्यादा डिफरेंट है नहीं, बाकी 1 नंबर काट लेगा अगर a की वैल्यू नहीं बताई तो आपने। ठीक है, तो 1 नंबर में वो आपसे अलग से एक और चीज पूछता है कि a का मान भी याद कीजिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल काम है। कौन सा था हमारे पास था विविध का क्वेश्चन नंबर 10 और 11। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप देख लीजिए, नहीं आता है तो मुझे बताइए, मैं आपको कंप्लीटली इसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्नावली क्या दी है हमें, समांतर श्रेणी दी गई है। ठीक है, एपी होता क्या है, देखो एपी के अंदर में 1 नंबर का तो एक सवाल आएगा और 3 नंबर का एक आएगा। देखो एक्चुअल में है क्या, ये फिक्स नहीं है कि यहां से इतने नंबर का आएगा। क्यों, उन्होंने ये मेंशन कर रखा है कि जैसे जो बहुपद, दोचर वाले रैखिक समीकरण और समांतर श्रेणी, जो तीनों प्रश्नावलियां हैं ये हमारे पास बीजगणित की प्रश्नावलियां हैं और बीजगणित 11 नंबर में। इसी प्रकार जो ज्योमेट्री वाली प्रश्नावलियां हैं 10वीं 11वीं 12वीं, ठीक है, और 13वीं 14वीं, 5 प्रश्नावलियां, ये 20 नंबर की प्रश्नावलियां। अब इनमें नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। देखो हर साल 11वीं प्रश्नावली से 6 नंबर का आता था, लास्ट ईयर उन्होंने क्या करा, 12वीं प्रश्नावली से 6 का दे दिया, 11वीं में से दिया ही नहीं, 1 नंबर का एक सवाल दिया था बस। तो इनमें ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो मैं बता रहा हूं आपको वही आएंगे। 1 नंबर में HCF पूछेगा, 2 नंबर में √2 ही पूछेगा, यहां पर आपसे इसी तरह सवाल पूछेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आप रिवीजन करें तो ऐसे ही करें। देखो ओनली 20 दिन रह गए, 20 दिन में कैसे तैयारी करनी वो सारी बातें बता रहा हूं मैं। अगर इन क्वेश्चनों को भी निकाल लेते हो ना तो लगभग 80% बुक कवर हो गई आपकी। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्नावली हमारे पास क्या है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में 1 नंबर में 1 और 3 नंबर में 1 आएगा, टोटल 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 1 नंबर में जो आता है वो क्या आता है, 1 नंबर में आपको कोई भी एक एपी दे देगा वो और कहेगा डी का मान ज्ञात कीजिए। खुद ही कह देगा कि वह एक समांतर श्रेणी है, आप क्या निकालिए, डी का मान ज्ञात कीजिए या अगले 4 पद ज्ञात कीजिए, जो अपनी पहली प्रश्नावली 5.1 वहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन है। उसके बाद में 3 नंबर में जो सवाल आता है वो देखो, एग्जाम्पल नंबर 7 लिखा है मैंने, निकालो किताब में एग्जाम्पल नंबर 7, 5वीं प्रश्नावली का एग्जाम्पल नंबर 7 निकाल लो बेटा। आ गया, एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 12 है और 50वां पद 106। देखो इसको मिटा देता हूं,
एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 12 है और 50वां पद 106। तो समांतर श्रेणी का तीसरा पद यानी A3 तो दिया है अंकल जी ने 12, ठीक है। और क्या कह रहा है, 50वां पद 106 है यानी A50 106 है। और पूछ रहा है उसका 29वां पद याद कीजिए। तो देखो कुछ नहीं है, A12 है तो हमें पता है यहाँ क्या होगा, A+2D होगा इक्वल टू 12। मैंने कहा था यहाँ 3 होगा तो यहाँ 2 आएगा। जब मैंने इसका व्यापक रूप बताया था उस टाइम ये पूरी बात बताई थी, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, A50 है तो कितना हो जाएगा, A+49D इक्वल टू 106। समीकरण नंबर 1 इसे बोल दो, समीकरण नंबर 2 इसे बोल दो। समीकरण 1 में से 2 को घटा दो, पहली टर्म कट जाएगी, D का मान निकलेगा। उस D के मान को किसी भी एक समीकरण में रख दो, आपके पास में क्या हो जाएगा, A का मान भी निकल जाएगा। A और D का मान निकल गया, उसके बाद में वो कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो। क्या कह रहा है, 29वां पद याद कीजिए, 29वां पद निकाल लेना। an इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास वो लिख देते हैं, an इक्वल टू A+n-1 इंटू डी। इस सूत्र में A और D का मान रख दें, आपका काम हो जाएगा। और n कितना है, 29वां पद, यानी n इक्वल टू कितना, 29, और आपके पास में 29वां पद निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। विविध का क्वेश्चन नंबर 16 है ना, तो विविध का क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, आप किताब में निकाल लीजिए। तीसरी प्रश्नावली के विविध का क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। ये रहा, यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x² माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाता है और शेषफल x प्लस a आता है, तो k तथा a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है ना, विविध का क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा टफ टाइप का है, लेकिन बोर्ड में आने की संभावना है ना। तो देखो करना कैसे, इसके अंदर जब मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन प्रमेय बताई थी, विभाजन एल्गोरिथम बताया था, तब मैंने आपको कहा था कि पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग लगाते हैं। तब क्या बताया था मैंने, कुछ इस तरह की कंडीशन बताई थी, याद कीजिए। मैंने कहा था px में अगर gx का भाग दिया जाता है तो भागफल qx प्राप्त होता है और शेषफल क्या होता है rx, जो कि इस प्रकार होता है कि ये दोनों का गुणन, इसका जोड़ इसके बराबर होता है, ऐसे बताया था ये। या फिर ऐसे कहा हो कि किसी अभाज्य संख्या m में किसी अन्य भाज्य संख्या b का भाग दिया जाए तो भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है, जो कि इस प्रकार होता है bq प्लस r, a इज इक्वल टू bq प्लस r, जो कि इस प्रकार होता है a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r, इस तरह से बताया था मैंने। तो और यहाँ पर ये भी बताया था कब तक भाग जाएगा, जब तक कि r 0 के बराबर ना हो जाए या भाजक b से छोटा ना हो जाए। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से आप सोल्व करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमारे पास में देखो अगली जो प्रश्नावली है वो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म या असमीका, है ना। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं, ठीक है। तो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीका यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एन इनइक्वालिटी, है ना। तो देखो इसके अंदर क्या करना था, इसके अंदर में आपको ग्राफ बनाना चाहिए, 9th क्लास में भी आपने सीखा है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल नंबर 7 के तीनों क्वेश्चन करोगे और कम से कम 3 बार करोगे। ग्राफ के अंदर आपको नंबर प्लॉट करना आना चाहिए, पॉइंट प्लॉट करना आना चाहिए, और पॉइंट निकालते कैसे हैं ये आना चाहिए। 6 नंबर फ्री के हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपकी बुक्स के अंदर में। 26वां सवाल आएगा 6 नंबर में ग्राफ का। करना क्या है, देखो एग्जाम्पल नंबर 7 के तीनों क्वेश्चन निकालने और 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है आपको। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 चेक कीजिए देगा। और एक चीज सुनो, एग्जाम्पल नंबर 7 के जो 3 सवाल हैं तीनों अलग अलग हैं। तीनों कैसे हैं, एक सवाल है जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, वो वाला सवाल है। दूसरा जो सवाल है दोनों रेखाएं समानांतर है, वो सवाल है। और तीसरा दोनों रेखाएं समपाती है, एक सवाल वो वाला है, ठीक है। हो सकता है ये 9th का हो, चेक कर लेते हैं एक बार। 7वां सवाल देख लेते हैं। तीनों ही अलग अलग है। काटना है भाई, यहाँ से काटना है, ठीक है। ये चीज़ नहीं है इसमें। दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं, 6 नंबर का सवाल है। यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल नंबर 7 मैंने लिखा है। एग्जाम्पल नंबर 7 में 3 सवाल हैं, तीनों आपको करने हैं। देखो 2 रेखाएं, आपको
दो रेखिक समीकरणाएं दी गई होगी ना, दो रेखिक समीकरण दी गई होगी आपको इस चैप्टर के अंदर में, दो चरों वाले रेखिक समीकरण में दो रेखिक समीकरण दी गई होगी। समीकरण किस प्रकार से होगी, व्यापक रूप ऐसा होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसको एक बोल सकते हो आप। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये इस तरह की दो समीकरण दी गई होगी आपको। दोनों समीकरण से आपके ग्राफ के अंदर दो लाइनें बनेगी, दो समीकरण नहीं है। वो दोनों लाइन जिस बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी या प्रतिच्छेद करेगी, वो इसका क्या होगा, वो इसका हल क्षेत्र होगा, वो इसका क्या होगा, वो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, देखो जब दोनों रेखाएं, देखिए स्टूडेंट, जब दो समीकरण दी गई होगी आपको, देखिए स्टूडेंट, दो चर वाले रेखिक समीकरण में आपको दो समीकरण दी गई होगी और दोनों दो वेरिएबल के अंदर में दो समीकरणें दी गई होगी। दोनों समीकरणों से दो लाइनें आप बना सकते हो, दो रेखाएं आप खींच सकते हो। दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, जिस बिंदु पर एक दूसरे को क्या करती है, काटती है, वो पॉइंट क्या होता है, उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, उसका एक हल क्षेत्र होता है, उसका यूनिक हल होता है। ठीक है, और अगर वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेद करती है तो उसका कोई हल विद्यमान नहीं होता। और अगर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, और अगर दोनों रेखाएं संपाती हो तो हम क्या कहते हैं कि उसके अनंत सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो हमसे ये पूछ भी सकता है वो कि इसका जो यूनिक सॉल्यूशन होगा तो वो आप उसको निकालिए ना, अद्वितीय हल ज्ञात कीजिए। तो अद्वितीय हल आपको कुछ नहीं करना, यही लिखना है, जो एक दूसरे को जो काटती है, जो बिंदु आता है वो उसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, और 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया हमें। क्वेश्चन नंबर 4.4 का नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने पास वो है बेटा, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा वो अपने पास है 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 निकालिए बुक्स में। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्या अलग है इस क्वेश्चन में। कह रहा है निम्न रेखिक समीकरण युग्म को आलेख विधि द्वारा हल कीजिए तथा y अक्ष पर तथा y अक्ष तथा युग्म द्वारा, क्या कह रहा है, तथा y अक्ष तथा y युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो उसने पूछा क्या है, वो ये कह रहा है कि जो y अक्ष है आपके पास, ये वाली जो अक्ष है, इस अक्ष से जो त्रिभुज बन रहा है, एक तो आपको जो दोनों लाइन दी गई है उन दोनों लाइन से, और इस अक्ष से जो त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक पूछे हैं आपसे। इसके अंदर में काम पूरा वही करना है, आपको पहले ग्राफ बनाना है और फिर उसके पॉइंट आंसर में लिखने हैं। यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन बताया मैंने आपको, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 का दूसरा तीसरा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि ये असमीका से, असमीका यानी इनइक्वलिटी, जहां पर इक्वल का साइन नहीं होता, ग्रेटर देन या लेस देन का साइन होता है, वो वाला क्वेश्चन है। उसके अंदर में जो मोड वाला सवाल है वो थोड़ा अलग टाइप का है, जल्दी से समझ में नहीं आता कि मोड फंक्शन को ब्रेक कैसे करें ना, उसके भी बारे में मैंने पूरा बताया है कि मोड फंक्शन कैसे ब्रेक करते हैं, आपको देखना चाहिए वीडियो जाकर के अगर आपको नहीं आता है तो। ठीक है, और एक जो पहला वाला क्वेश्चन है आप देख लीजिए बुक में, एग्जाम्पल नंबर 8 का दूसरा तीसरा निकालिए। एग्जाम्पल नंबर 8 का दूसरा तीसरा क्वेश्चन 4.2 सॉरी एग्जाम्पल नंबर 8, देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 का पहला लिखा हुआ है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई यहाँ लिख देता हूँ मैं। सब कटिंग बाद में कर लूंगा रे। देखिए क्या लिखा हुआ है, हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 8 का दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। हमें एक असमीका ये दी गई, हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो असमीका दी गई है उसे समीकरण में बदलना है। यहाँ क्या लिखना है, दी गई असमीका को समीकरण में बदलने पर सिंपली हम क्या करेंगे, जहाँ इनइक्वलिटी का साइन है वहाँ पे हम इक्वल का साइन लगा देंगे। क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेम उसी प्रकार सोल्व करेंगे, x की वैल्यू रखते जाएंगे, y का मान आता जाएगा, या y की वैल्यू रखते जाएंगे, x का मान आता जाएगा। जब लाइन हम जब ग्राफ बनाएंगे उस टाइम में हमारे पास एक लाइन आएगी। अब क्या करना है, यहाँ से नया काम क्या है, देखो हमें क्या करना है, ये लाइन बनाने के बाद में इस असमीका में x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 रखना है।
लिखना क्या है, दी गई असमीका को मूल बिंदु से गुजारने पर, यह हमें लिखना है। ठीक है, दी गई असमीका को क्या करने पर, मूल बिंदु से गुजारने पर। और जब हम मूल बिंदु से गुजारेंगे यानी कि x इक्वल टू 0 रखेंगे, y इक्वल टू 0 रखेंगे, तो देखो यहाँ भी 0 रखा, तो जब 2 से गुणा करेंगे तो 0, और ये -0 ग्रेटर देन 1। इक्वल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इक्वल हमने सोल्व कर लिया। ठीक है, तो यानी कि कह रहा है कि 0 1 से बड़ा है, सत्य है? नहीं है। अगर ये बात सत्य नहीं है तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा, और अगर सत्य है तो मूल बिंदु की ओर होगा। ठीक है, बस ये नया काम करना है इनइक्वलिटी में, बाकी कोई अंतर नहीं इनइक्वलिटी और इक्वलिटी में हमारे पास में सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, वैसे तो बहुत बड़ा अंतर है। तो इसका हल क्षेत्र किधर होगा, इधर, और हम इस तरह से दर्शाएंगे, ऐसा नहीं यूं 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 कर दिया, ऐसे नहीं करना है ना, सिर्फ एरो के निशान बताने कि इसका हल क्षेत्र किधर होगा, इस ओर होगा। ठीक है, और पैमाना लिखना ना भूलें, पैमाना लिखने के हमारे पास 1 नंबर है। पैमाना अगर नहीं लिखते हो तो आपको 1 नंबर काट सकता है। 6 नंबर का सवाल है तो 6 नंबर में हमें पैमाना भी लिखना है, हमें अक्षों के नाम भी लिखने हैं, x और y, x डैश y डैश। ठीक है, सारी बातें लिखनी है, जो लाइन खींची उसके ऊपर हमें समीकरण लिखनी है। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विविध का क्वेश्चन नंबर 10 व 11। विविध का क्वेश्चन नंबर 10 11 निकाल लीजिए फटाफट। देखिए विविध का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 क्या कह रहा है। विविध का क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित रेखिक समीकरणों के युग्मों को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा इसकी सहायता से ए का मान ज्ञात कीजिए। लास्ट ईयर ऐसा ही एक सवाल आया था, उसने कहा था कि मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखो क्या करना है, हमें हमारे पास 2 समीकरणें दी गई है, हम दोनों से ग्राफ बनाएंगे और ये देखेंगे कि दोनों समीकरणें किस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। मान लीजिए वह किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में करती है ना, ये लो, और यहां पर कोई पॉइंट है हमारे पास में 2 3। तो हमें क्या करना है, जो समीकरण दी गई है जिसमें हमें वैल्यू पूछनी है, वहां x इक्वल टू 2 रख देना है और y इक्वल टू 3 रख देना है, हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। सिर्फ इतना सा डिफरेंट है, ज्यादा डिफरेंट है नहीं, बाकी 1 नंबर काट लेगा अगर a की वैल्यू नहीं बताई तो आपने। ठीक है, तो 1 नंबर में वो आपसे अलग से एक और चीज पूछता है कि a का मान भी याद कीजिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल काम है। कौन सा था हमारे पास था विविध का क्वेश्चन नंबर 10 और 11। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप देख लीजिए, नहीं आता है तो मुझे बताइए, मैं आपको कंप्लीटली इसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्नावली क्या दी है हमें, समांतर श्रेणी दी गई है। ठीक है, एपी होता क्या है, देखो एपी के अंदर में 1 नंबर का तो एक सवाल आएगा और 3 नंबर का एक आएगा। देखो एक्चुअल में है क्या, ये फिक्स नहीं है कि यहां से इतने नंबर का आएगा। क्यों, उन्होंने ये मेंशन कर रखा है कि जैसे जो बहुपद, दो चर वाले रेखिक समीकरण और समांतर श्रेणी, जो तीनों प्रश्नावलियां हैं, ये हमारे पास बीजगणित की प्रश्नावलियां हैं और बीजगणित 11 नंबर में। इसी प्रकार जो ज्योमेट्री वाली प्रश्नावलियां हैं 10वीं 11वीं 12वीं, ठीक है, और 13वीं 14वीं, 5 प्रश्नावलियां, ये 20 नंबर की प्रश्नावलियां। अब इनमें नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। देखो हर साल 11वीं प्रश्नावली से 6 नंबर का आता था, लास्ट ईयर उन्होंने क्या करा, 12वीं प्रश्नावली में से 6 का दे दिया, 11वीं में से दिया ही नहीं, 1 नंबर का एक सवाल दिया था बस। तो इनमें ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो मैं बता रहा हूं आपको वही आएंगे। 1 नंबर में HCF पूछेगा, 2 नंबर में √2 ही पूछेगा, यहां पर आपसे इसी तरह सवाल पूछेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आप रिवीजन करें तो ऐसे ही करें। देखो ओनली 20 दिन रह गए, 20 दिन में कैसे तैयारी करनी वो सारी बातें बता रहा हूं मैं। अगर इन क्वेश्चनों को भी निकाल लेते हो ना तो लगभग 80% बुक कवर हो गई आपकी। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्नावली हमारे पास क्या है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में 1 नंबर में 1 और 3 नंबर में 1 आएगा, टोटल 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 1 नंबर में जो आता है वो क्या आता है, 1 नंबर में आपको कोई भी एक एपी दे देगा वो और कहेगा डी का मान ज्ञात कीजिए। खुद ही कह देगा कि वह एक समांतर श्रेणी है, आप क्या निकालिए, डी का मान ज्ञात कीजिए या अगले 4 पद ज्ञात कीजिए, जो अपनी पहली प्रश्नावली 5.1 वहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन है। उसके बाद में 3 नंबर में जो सवाल आता है वो देखो, एग्जाम्पल नंबर 7 लिखा है मैंने, निकालो किताब में एग्जाम्पल नंबर 7, 5वीं प्रश्नावली का एग्जाम्पल नंबर 7 निकाल लो बेटा। आ गया, एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 12 है और 50वां पद 106। देखो इसको मिटा देता हूं, विजय यार अंदर ही बैठना यार, ये 3-4 बार ऐसा लगा मुझे लाइट चली गई या कुछ नहीं हुआ तो समझ में नहीं आ रहा था यार, बार बार जाके देख रहा हूं, या उधर ही बात कर रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं भले, चल कोई ना, ठीक है भाई। पंखा चलाऊं क्या, मारो देख अंदर पूरा गिलोरी जो उधर ही उधर का बटन दबा दे जा बस।
थोड़ी सी बम 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 कर रहे थे और काला ही लग रहा। अच्छा यार, ध्यान नहीं दिया यार, देखेंगे देखा अभी कहाँ थे हम। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 12 है और 50वां पद 106। तो समांतर श्रेणी का तीसरा पद यानी A3 तो दिया है अंकल जी ने 12, ठीक है। और क्या कह रहा है, 50वां पद 106 है यानी A50 106 है। और पूछ रहा है उसका 29वां पद याद कीजिए। तो देखो कुछ नहीं है, A12 है तो हमें पता है यहाँ क्या होगा, A + 2D होगा इक्वल टू 12। मैंने कहा था यहाँ 3 होगा तो यहाँ 2 आएगा। जब मैंने इसका व्यापक रूप बताया था उस टाइम ये पूरी बात बताई थी, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, A50 है तो कितना हो जाएगा, A + 49D इक्वल टू 106। समीकरण नंबर 1 इसे बोल दो, समीकरण नंबर 2 इसे बोल दो। समीकरण 1 में से 2 को घटा दो, पहली टर्म कट जाएगी, D का मान निकलेगा। उस D के मान को किसी भी एक समीकरण में रख दो, आपके पास में क्या हो जाएगा, A का मान भी निकल जाएगा। A और D का मान निकल गया, उसके बाद में वो कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो। क्या कह रहा है, 29वां पद याद कीजिए, 29वां पद निकाल लेना। AN इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास वो लिख देते हैं, AN इक्वल टू A + n-1 इंटू D। इस सूत्र में A और D का मान रख दें, आपका काम हो जाएगा। और N कितना है, 29वां पद, यानी N इक्वल टू कितना, 29, और आपके पास में 29वां पद निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए किताब में, इसी प्रश्नावली का है ना, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। देखो बहुत अच्छा सवाल है, इसी टाइप का है, लेकिन थोड़ी सी एक इक्वेशन दे दी। क्या है बता देता हूं। देखिए क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है, यानी कि A3 इक्वल टू तो कितना दिया, 16। दूसरा कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। यानी कि जो A7 है वह A5 से कितना अधिक है, 12 अधिक है। ये इससे 12 अधिक है। अगर मैं इधर भी 12 जोड़ देता हूं तो ये बराबर हो जाएंगे क्या, क्लियर है। तो एक समीकरण तो यहां से बनी, कैसे, A + 2D = 16, समीकरण नंबर 1। एक यहां से बनी, देखिए कैसे, A + 6D 7 को लिख सकता हूं मैं, इक्वल टू A5 को क्या लिख सकते हैं, A + 4D + 12। तो देखो ये A से तो A कट गया, 4D इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का, 6D में से 4D जाएगा तो कितना, 2D इक्वल टू कितना, 12। तो D इक्वल टू, जब 2 का बल आएंगे 12 में 2 × 12, तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। इस D की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे और A का मान निकल जाएगा। जब A का और D का मान आ जाता है तो आगे कुछ भी पूछ रहा है अपन कर सकते हैं। आगे क्या पूछ रहा है, तो समांतर श्रेणी याद कीजिए, आपको एक AP निकालनी, 3-4 पद निकाल के आपको डॉट 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 लगाना है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 7वां और 8वां। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 मेथड बताए मैंने, दोनों में से जो आपकी इच्छा हो करो। एक तो फॉर्मूला मेथड जो किताब में दिया है, और एक अंतिम पद से प्रथम की ओर वाला जो मैंने बताया है, ठीक है, वही है। ये क्या कह रहा है, 7वें और 8वें में कह रहा है कि अंतिम पद से प्रथम की ओर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट 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 -32 का अंतिम से 11वां पद याद कीजिए। तो कैसे निकालना है, एक तो फॉर्मूला डायरेक्ट उससे निकाल लीजिए, नहीं तो जो मैंने मेथड बताया उससे कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो। नहीं आता है तो कमेंट करिए, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। 8वां सेम एज इट इज है, दोनों में से एक करना है, एक रहने देना, आपको तरीका समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 का 4 संख्या है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है समांतर, क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ है, कह रहा है 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, यदि संख्याओं का योग 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में दी गई है, तो आपको क्या करना है, 4 संख्याएं मानी, जैसे पहला मान लिया A, दूसरा मान लिया A + D, तीसरा मान लिया A + 2D, फिर तीसरा मान लिया A + 3D, ऐसे करके 4 संख्याएं बना लीजिए और वो समांतर श्रेणी में। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन, कह रहा है यदि संख्याओं का योग 50 है, इन सबका योग सबके बीच में प्लस लगा करके इक्वल में कितना लिखोगे, 50। और दूसरा क्या कह रहा है, सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। कह रहा है सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है।
ये जो है ना ये इसकी कितनी है 4 गुनी है, तो एक समीकरण वही बन जाएगी क्या, a प्लस 3d इक्वल टू 4a, यही होगा। एक समीकरण यहां से बन जाएगी और यहां से वैल्यू निकल के आएगी, आपके पास 2 समीकरण बनेगी, दोनों को सोल्व करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 16 दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 16 निकाल लीजिए किताब में, एग्जाम्पल नंबर 16 93 पेज नंबर पे। एग्जाम्पल नंबर 16 क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 15 पदों का योगफल निकालना। देखो अब तक अपन ने an वाला फॉर्मूला देखा था, यहां पर sn वाला फॉर्मूला देखेंगे। प्रथम 15 पदों का योगफल पूछा है, यानी s15 पूछा है, मैंने यहां भी लिखा है, देखो s15 पूछा है। और क्या दिया है, an इक्वल टू 9 माइनस 15 दिया है। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, अपने पहले वाली प्रश्नावली में दिया हुआ है an इक्वल टू समथिंग कुछ भी दे देगा, आपको क्या करना है, n इक्वल टू 1 रखना है, फिर 2 रखना है, 3 रखना है, ऐसे करके 3-4 टर्म निकाल लेनी है, एक समांतर श्रेणी हमारे पास आ जाएगी। और फिर हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट एसएन वाले फॉर्मूले में मान रखना है और अपना आंसर आ जाएगा। एसएन वाला सूत्र क्या था, एसएन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक सूत्र तो ये था हमारे पास, एक और था एसएन इक्वल टू n/2 a प्लस l। ये कब, जब अंतिम पद दिया गया हो a n इक्वल टू l, लास्ट टर्म दी गई हो, तब तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, नीचे वाला। और जब हमें समांतर श्रेणी दी गई हो, n पद नहीं दिया गया हो लास्ट वाला, तब हम कौन सा लगाएंगे, ये वाला सूत्र लगाएंगे। और एग्जाम्पल नंबर 16 सेम ये का यही है। अब क्वेश्चन नंबर 7, 1 से 1000 के मध्य 3 से विभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी 3 से डिविजिबल कितने नंबर है, उन सारे नंबरों का योग निकालना है। देख लीजिए, देखते हैं एक बार एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 7 निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल। देखो ध्यान से, विषम संख्याएं बोली इसने, यानी कि 1 से 1000 के मध्य 3 से विभाजित जितनी भी विषम संख्याएं उन सब का योग पूछा है। देखो 7 से डिविजिबल भी पूछ सकता है, 3 से डिविजिबल भी पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप अलग से एक बार अलग से ढंग से समझ लें, है ना, आने लायक बहुत ज़्यादा संभावना है इसकी। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, 280 रुपये पुरस्कार राशि दी गई है ना, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए आप एक बार। 280 रुपये की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। देखो बहुत अच्छा सवाल है और मैंने कई बार बता दिया, 2-3 बार बता चुका हूं मैं इसको, है ना, आप यूट्यूब पे वीडियो देख लें इसकी, और इस क्वेश्चन को आप खुद करें, ठीक है। आगे क्या है अपने पास, विविध का क्वेश्चन नंबर 14। देखो ये अच्छा सवाल है क्योंकि इसके अंदर जो फॉर्मूला लग रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 14 में, विविध की जो 14वां क्वेश्चन है उसमें, वो अभी तक एक भी जगह काम में नहीं आया, सिर्फ इसे एक फॉर्मूले में लगता है। तो बहुत सारों को तो फॉर्मूला भी याद नहीं है। देखा, विविध का क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। विविध का क्वेश्चन नंबर 14, यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योग कितना दिया गया है, इसको मिटा देता हूं, 3n² अपॉन 2 प्लस 5n अपॉन 2। क्या कह रहा है, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग 3n² अपॉन 2 प्लस 5n अपॉन 2 हो तो इसका 25वां पद याद कीजिए। ये पूछा है इसने 25वां पद, यानी A25 पूछा है इसने कि वो निकालना है आपको। तो देखो इस सवाल में हम कौन सा फॉर्मूला यूज में लेंगे, हम लेंगे Sn माइनस Sn-1। पीछे अन्य महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए जहां ये फॉर्मूला दिया गया है आपको, उस फॉर्मूले को देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। नहीं आता है तो बताइए, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं अपन त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो सबसे बड़ी बात ये, आपको टेबल याद होनी चाहिए, अगर याद नहीं है तो बनाना आनी चाहिए। सबसे पहला काम यही करना है, पीछे अपनी जो कॉपी मिला आपको बोर्ड की, उसके लास्ट वाले पेज पे ये टेबल बना करके क्रॉस से काट दे, ऊपर लिख दे रफ करिए। सबसे पहले इस प्रश्नावली की जो क्वेश्चन है उसके अंदर में आपको टेबल करेक्ट होनी चाहिए। मान अगर गलत उठा के रख दिया तो आपके नंबर गए। आपको एकदम करेक्ट याद होनी चाहिए। 0 1/2 1/√2 3/2 1 0 1/√3 1/√3 इन्फिनिटी, पूरी रटी हुई होनी चाहिए। और नहीं रटी हुई है तो आप बनाना सीख लें। और अब सीखने का टाइम किया तो आप 3 मान रट लें, साइन का, कोस का, सॉरी साइन का, टेन का और सेक का। साइन का, टेन का और सेक का, बाकी को उल्टे कर दें आप, उससे आपकी दूसरी वैल्यूज निकल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो इसके अंदर में आपको क्या आनी चाहिए, टेबल याद होनी चाहिए।
और अगर टेबल आती है तो सारे क्वेश्चन ईजी हैं, ठीक है। फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा, और उसमें क्या पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं पहले। ये सबसे अलग है थोड़ा, इसमें परिमेयकरण करने में गलती हो जाती है ना। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, छठी प्रश्नावली का एग्जाम्पल नंबर 4, 102 पेज नंबर पे है मेरे। क्या कह रहा है, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पर cos 45 आप लिख दोगे, सारे टेबल में से मान देख करके रख दोगे, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या आएगी, यहाँ परिमेयकरण में दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। आप वीडियो के अंत में कमेंट कर दें कि हमें क्वेश्चन नहीं आता, मैं उसको सोल्व करके आपको डाल दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी के अंदर में 11वें का दूसरा x का मान निकलवा रहा है, और क्वेश्चन नंबर 19 से विविध का 21, क्वेश्चन नंबर 21 से विविध का 13 और 16 सवाल है। तो छठी प्रश्नावली के अंदर में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो टफ हो, सारणी में से मान रखने और कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। जो बड़ा सवाल आता है वो यहाँ से आता है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण से, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से। तीनों आइडेंटिटीज आनी चाहिए आपको। कौन कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पहली सर्वसमीकरण ये, इससे 2 और निकलती है, वो बात की बात है। दूसरा क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। मैं सारी सर्वसमीकरण यहाँ लिख देता हूँ। देखिए तीनों आइडेंटिटीज, पहली क्या होती है, पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे 2 और बनती है, कैसे बनेगी, इस साइन को उधर पक्षांतरण कर दो तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। अगली बार में साइन को पक्षांतरण कर दो तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी, ठीक है। ये पक्षांतरण करके हो सकता है, इधर से स्क्वायर उठाओगे तो रूट में चला जाएगा, तो ये बहुत सारी वैल्यूज इससे और बन जाती है, ठीक है। दूसरी सर्वसमीकरण क्या है हमारे पास, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इससे भी वापस वही 3 बनेगी हमारे पास। और तीसरी क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तीनों सर्वसमीकरण आपको याद होनी चाहिए। और कौन किसका व्युत्क्रम होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक का होता है। एक बार मैं आपको रिकवर करवा रहा हूं पूरा ये, ठीक है ना। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, साइन के बाद में क्या, कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, या टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, है ना। इनको उल्टा करके आप लिख देना, ठीक है। टेन को तो क्या लिखना है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिखना है आपको, और कोट थीटा इक्वल टू कितना लिखना है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखना है, ठीक है। हो सकता है यहाँ नहीं दिख रहा हो, लेकिन आपको याद होने चाहिए सारे फॉर्मूले। अब इसके अंदर में ट्रिग्नोमेट्रिक वाला जो ये वाला जो अपना चैप्टर है, इसके अंदर में 3 नंबर का तो एक सवाल आएगा, यानी कैसे 6 नंबर का सवाल आता है, इसमें से 3 नंबर का तो ऐसे आएगा फर्स्ट सेकंड, यानी 3 का तो ये और 3 का ये, फिर अथवा, फिर से 3 का और 3 का, यानी कि अथवा में आएगा, लेकिन 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा 3 प्लस 3 अथवा 3 प्लस 3। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, सर ऊपर का एक आ रहा है और नीचे वाला अथवा में से भी एक आ रहा है, ऊपर का तो पहला कर लिया, नीचे वाले का दूसरा कर लिया, गलत काट देगा। या तो आपको ऊपर के दोनों कर रहे हैं अथवा वाले, या नीचे के दोनों कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर से एक कर लिया पहले वाला और नीचे वाले का दूसरा कर लिया, या ऊपर का दूसरा कर लिया नीचे वाले का पहला कर दिया, कि सर हमने अलग अलग करा है, दोनों के पहले नहीं करे, है ना। ऐसा नहीं है, करना क्या है, या तो और लिखा हुआ है ना, अथवा लिखा हुआ है, उसके ऊपर के दोनों करने हैं, या नीचे जो अथवा में दोनों दिए हैं वो दोनों करने हैं आपको, ठीक है। दोनों 3 प्लस 3 6 नंबर का सवाल आएगा, 27वें नंबर का सवाल पेपर में आता है ये, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन सा। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 निकालिए किताब में। इसको मिटा देता हूं मैं। 7वीं प्रश्नावली का एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू में लाना है टेन थीटा, है ना। यहां लिख देता हूं, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू में आपको क्या लाना है, टेन थीटा लेके आना है। ये एक सवाल अपने पास है, ठीक है। देखो करना क्या है, यहां देखो साइन थीटा है, यहां साइन क्यूब थीटा है, दोनों में से साइन कॉमन लोगे तो यहां कितना बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, किताब के अकॉर्डिंग आप एक को चेंज कर सकते हो,
क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप कोस स्क्वायर थीटा लिख के भी सोल्व कर सकते हो। आपकी जैसी इच्छा हो वैसे सोल्व कर लें। नीचे से भी कोस कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसको सोल्व करोगे, ये बुक्स में सोल्व हुआ है इसलिए मैं नहीं कर रहा, इसको सोल्व करोगे टेन थीटा लाके दिखाओगे। एक क्वेश्चन तो ये हो गया अपना 7वां। नेक्स्ट कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, इसके आगे वाला एग्जाम्पल, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। लिख देता हूं, क्या कह रहा है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू में साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। एक क्वेश्चन ये वाला है। इन क्वेश्चनों के आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि 3 प्लस 3 में बहुत सारे सवाल देगा, ऊपर के नहीं तो नीचे के तो मिलेंगे आपको, है ना। अगर इन क्वेश्चनों को आपने निकाल लिया ना, तो मैं ये कह रहा हूँ ऊपर के 2 नहीं तो नीचे के 2 मिलेंगे पक्का। 101% इन्हीं में से आपके 6 नंबर पक्के हैं अगर इनको अच्छी तरह से कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 2016 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट टिक लगा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 निकालिए। देखो एग्जाम्पल नंबर 12 में डबल सिद्धिकरण है। क्या कह रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट ए, कोट स्क्वायर ए। क्या लाना है, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू में लाना है टेन स्क्वायर ए। देखो या तो ये वाला दे करके डायरेक्ट ये पूछेगा, तीनों टर्म नहीं देगा, 2 देगा, या तो ये वाला दे करके ये वाला पूछेगा, 2016 में पूछा है, या फिर ये वाला दे करके ये वाला पूछेगा, दोनों में से एक पूछेगा, ठीक है। कितने नंबर में, 3 नंबर में। एग्जाम्पल नंबर 12 हो गया। नेक्स्ट देखिए 7.1 का 9वां। देखो 7वीं प्रश्नावली में 3 क्वेश्चन एक जैसे दिए हुए रूट वाले, इस तरह से याद हो तो आपको। एग्जाम्पल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 23 चेक कर लो किताब में। तीनों का परिमेयकरण करके सबसे पहले रूट हटाना है और सोल्व करना है। लास्ट ईयर नहीं, उससे लास्ट ईयर यानी कि 2019 में ये क्वेश्चन आया है एग्जाम्पल नंबर 4, 3 नंबर में। आप इन तीनों क्वेश्चनों को एक साथ देख ले, मैंने इनमें नहीं डाला उन क्वेश्चनों को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 7.1 का 9वां, 11वां, 12वां, 15वां, 16वां, ये आप टिक लगा लीजिए, नहीं आता है तो बता देना। इन दोनों को देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 17 और 20 दोनों एक जैसे हैं, दोनों की LHS टर्म सेम है, RHS थोड़ी सी अलग है, यानी कि आखिरी तक ऐसे कैसे सोल्व होगा, सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 और 18 में LHS टर्म हमें सेम दिए, देखो टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा, यहाँ भी देखो टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा, दोनों जगह प्लस हैं। क्या दिया है, कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, सिर्फ ये टर्म अलग दिए दोनों। अब करना क्या है, देखो 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा, यहाँ लिखा हो 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। जब हमें 3 टर्म लानी होगी तो हमारे पास एक टर्म आएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसको हम 1 नहीं बनाएंगे। अगर हमें 3 पद लाने और उनको सबको अलग अलग करके और सोल्व करना है, ये आ जाएगी। और अगर हमें 2 ही टर्म चाहिए, ये एक तो ये रही एक और ये रही सेक थीटा कोसेक थीटा, तो हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को एक बना देंगे, हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा। बाकी सारा काम ऐसे कैसे ही, सबसे पहले साइन कोस में बदलेंगे, लघुत्तम लेंगे, पलटेंगे, चिन्ह माइनस कॉमन लेंगे, है ना, फिर लघुत्तम लेंगे। तो वो पूरा प्रोसेस आप एक बार इसको अच्छी तरह सोल्व करें, दोनों क्वेश्चनों की बोर्ड में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर आपको RHS में 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा सिद्ध करना है। बहुत अच्छा सवाल है, 9th क्लास की बुक में भी ये सवाल दिया गया है और 10th की बुक में भी है, बोर्ड में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अलग से करें, 2-3 बार इसको सोल्व करें, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आया हुआ भी है, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पी की वैल्यू रखनी है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 29 देखो किताब में, कह रहा है यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी हो तो सिद्ध कीजिए कि पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ सिद्ध करना है, इसकी इक्वल में साइन थीटा सिद्ध करना है और आपको कुछ नहीं करना। पी की जो वैल्यू है वो रखनी है आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, है ना। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा वैल्यू रखनी है, इसको सोल्व करना है, साइन थीटा लेकर के आना है, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, इसको सोल्व करना, नहीं आए तो बताना, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 18 2019 में आया। एग्जाम्पल नंबर 18 देखिए एक बार,
7.2 का है ये। एग्जाम्पल नंबर 18 एक नंबर में आया हुआ है, कह रहा है यदि tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। आपको कुछ नहीं करना, वही 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला करना है। 90 माइनस थीटा टेन साइन कोस में जाता है, कोस साइन में जाता है, टेन कोट में जाता है, कोट टेन में जाता है। मैंने बताया था आलिस्टिसी करके पूरा समझाया था इसको क्वाड्रेंट को आपको, ठीक है ना। तो आपको 18 वाला क्वेश्चन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इस प्रश्नावली का 7.2 का, अगर 7.2 में से बड़ा सवाल आया तो यही आएगा, इसके अलावा दूसरा नहीं आएगा। सबसे अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। कह रहे हैं यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतर कोण हो तो सिद्ध कीजिए कि tan b प्लस सी बाई टू इक्वल टू कोट a बाई टू। ये आपको सिद्ध करना है, कुछ नहीं करना है। इसको देखते हुए चलो, LHS टर्म को आपके अपना आप RHS टर्म आ जाएगी। ऐसा कैसे बनाना है इसको थोड़ा सा सोल्व करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर क्या करना है, जब त्रिभुज ए बी सी के अंतर कोण हो तो अंतर कोणों का योग 180 होता है, यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा 180। b प्लस सी रखना है इधर, देखो तो अपन क्या करेंगे, a को उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस a हो जाएगा। अब देखो यहाँ b प्लस सी बटा 2 है तो हम दोनों पक्षों में 2 का भाग लगा देंगे, ठीक है ना। और देखो बाहर tan है इसके, हमें सिर्फ ये वाली टर्म बनानी है इस साइड वाली, और इधर भी tan लगा देंगे। जब इसको 280 में 180 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 90 माइनस a बाई 2, है ना। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, तो ये कितना हो जाएगा कोट a बाई 2। तो देखो बिल्कुल tan b प्लस सी बाई टू इक्वल टू कोट a बाई 2 आ गया इतनी सी जगह में। बिल्कुल अच्छा सवाल है, 3 नंबर में आ जाता है, तो ये मानना फ्री के नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं अपने पास नेक्स्ट प्रश्नावली है, ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, है ना। ऊंचाई एवं दूरी में एक नंबर में तो एक सवाल आता है, सिंपल एक फिगर देता है आपको और कहता है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए या आधार ज्ञात कीजिए। कोई सा भी एक क्वेश्चन एक नंबर में तो आता है। जो 1 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन दिए गए हैं ना हमें 8वीं प्रश्नावली में, उनमें से एक क्वेश्चन उठ करके आता है एक नंबर में। 3 नंबर का एक सवाल आता है, इन्हीं में से बैठेगा, पक्का है, 90% में श्योर हूं कि इन्हीं में से क्वेश्चन बैठेगा। कैसे, एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 देखो आप एक तो, और एग्जाम्पल नंबर 8 और 21 बिल्कुल अच्छे सवाल हैं, थोड़े टफ हैं, झील वाले सवाल हैं। आपने देखा हुआ, निकालो एक बार देख लेते हैं दोनों क्वेश्चनों को। 8वीं प्रश्नावली कह रहा है 8वां एग्जाम्पल, एक झील के पानी की सतह से h मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण अल्फा है तथा झील के पानी में उसकी परछाई, उसकी छाया का अवनमन कोण बीटा है। सिद्ध कीजिए कि पानी के तल से बादल की ऊंचाई, पूरी एक क्वांटिटी वो दी है मीटर है, तो आपको ये सिद्ध करना है। और ऐसा का ऐसा ही एग्जाम्पल नंबर 8 की तरह ही एक क्वेश्चन है 21वां, कह रहा है एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक बादल दिया गया है, उसका उन्नयन कोण कितना दिया है 30 डिग्री दिया है, ठीक है। किसका था ना, यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण 30 डिग्री हो और जो बादल है उसका झील के अंदर प्रतिबिंब उतना ही बनेगा जितना बादल ऊपर होगा पानी के तल से, तो उसके अंदर उतना ही उसको बनाना है। और फिर क्या करना है, अवनमन कोण 60 डिग्री, उस बिंदु से और बादल के जो प्रतिबिंब है उसका कोण कितना है 60 डिग्री। ऊपर वाला 30 डिग्री है, नीचे वाला कितना है 60 डिग्री है। उसके बाद क्या कह रहा है, तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बिंदु जो ए दिया गया है उसने, वहां से बादल की दूरी निकालनी है। इन दोनों क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से करोगे, नहीं आता है मुझे बताना, मैं इन दोनों की कंपैरिजन वीडियो बना दूंगा। इधर एक सवाल को सोल्व करूंगा, इधर दूसरे वाले सवाल को सोल्व कर दूंगा, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। अगर ये वीडियो एग्जाम खत्म होने के बाद में अगर वायरल होती है, बाद में अगर किसी स्टूडेंट के पास पहुंचती है तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सारे दोस्तों को बताएं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में 1 से 10 तक एक नंबर में आएगा, मैंने बता दिया। 1 से 10 तक में से जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर में आएगा, एक नंबर में आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, आंधी आने के कारण एक पेड़ के टूट करके गिर जाता है ना, तो वो क्वेश्चन नंबर 2012 में आया, 12वां सवाल, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। पहली बात तो ये प्रश्नावली इजी है, बहुत ज़्यादा इजी प्रश्नावली, ऊंचाई एवं दूरी। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि थीटा के सामने वाला लंब होता है, 90 के सामने वाला कर्ण होता है, और कैसे क्या लगता है वो आपको लाल बटा कक्का पूरा मेथड समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, 25, 26 और 27। देखो 26 पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगाया मैंने, 6 मीटर दूरी वाला जो सवाल है, देखो सिद्ध कीजिए वाला एक बार देख लो, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। देखो पूरक कोण क्या होते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको, पूरक कोण क्या होते हैं,
जिन दो कोणों का योग 90 होता है वो पूरक कहलाते हैं, जिन दो कोणों का योग 180 होता है वो समपूरक कहलाते हैं। बताया था मैंने। अगर ये 90 है, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ये दोनों क्या है, पूरक कोण है। बस इसी पे बेस्ड सवाल है। आगे क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। आपको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 27 ये हो गया ऊंचाई दूरी के। अब मेरी फेवरेट प्रश्नावली कौन सी, निर्देशांक ज्यामिति। 6 नंबर का सवाल आता है वैसे तो, लेकिन कभी कभी गड़बड़ी कर जाते हैं। 6 नंबर का एक बड़ा सवाल ना दे करके 1 नंबर में 1, 2 नंबर में 1 और 3 नंबर में 1, 3 सवाल दे देते हैं। आता 6 का ही है, आता 6 का ही है। लेकिन बहुत सारी बार एक बड़ा सवाल देते हैं, और बड़ा सवाल हुआ ना तो अपना 12वां सवाल आएगा, पी का मान ज्ञात कीजिए। ये वाला 100% है। मैंने यहाँ पे 90% लिख रखा है क्योंकि बहुत सारी बार नहीं आया तो। चलो देखो आगे। अगर देखिए इधर 1 नंबर में अगर आता है तो पूछेगा एक्स एक्स से दूरी ज्ञात कीजिए या वाई एक्स से दूरी ज्ञात कीजिए, या 2 बिंदु दे देगा और आपसे पूछेगा इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में ये सवाल आता है और आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, अगर एक्स एक्स से दूरी पूछता है, जैसे 2 4 की एक्स एक्स से दूरी पूछी तो हमें वाई कोऑर्डिनेट लिखना है, और अगर वाई एक्स से दूरी पूछता है तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट पूछना है। और एक बात ध्यान रखनी है, जैसे ऐसे दे दे वो -4 -6, अब वो अगर एक्स एक्स से आपकी दूरी पूछता है इस पॉइंट की, ये किसी पॉइंट के निर्देशांक है, उसकी एक्स एक्स से दूरी पूछता है और आप वाई कोऑर्डिनेट को एज इट इज उठा के रख देते हो -6, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपसे दूरी पूछी है, दूरी नेगेटिव नहीं होती कभी भी, तो आपको -6 नहीं लिखना है। कितना लिखना है? 6 लिखना है। ठीक है, और हो सके तो ग्राफ बना देना, ग्राफ बनाना ही बताया मैंने। तो 1 नंबर में ये सवाल यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद में 2 नंबर का सवाल पूछा है, तो 2 नंबर का कैसे आता है? 2 नंबर देखो यहाँ सवाल भी लिखे हैं मैंने बहुत सारे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ किस टाइप का आता है। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में जो क्वेश्चन आता है वो किस टाइप का आता है? आपको कोई भी एक पॉइंट दे देगा कि मध्य बिंदु है और उसका एक पॉइंट दिया गया है, दूसरा पॉइंट याद कीजिए, या कोई सा भी 2 पॉइंट दे दिए, मध्य बिंदु पूछ लिया, कोई भी 2 पॉइंट देके तीसरा पॉइंट पूछेगा, या फिर आपके कह सकता है कि 2:1 में विभाजित करता है, इस पॉइंट के निर्देशांक याद कीजिए, या 1:2 में करता है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन अंतर विभाजन बाह्य विभाजन वाले। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 दिया गया है आयत के शीर्ष। सिद्ध कीजिए कि दिए गए शीर्ष आयत के शीर्ष हैं। और यहीं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 8 है, और उसकी तरह विविध का क्वेश्चन नंबर 17 है। तीनों एक जैसे सवाल हैं, तीनों एक जैसे सवाल हैं। और मैंने आपको बताया था कि आयत के तीनों शीर्ष कैसे पता चलेंगे हमें, हम उनकी दूरियां निकालेंगे। अगर आमने सामने की भुजाओं की दूरी बराबर आ रही है और विकर्ण बराबर आ रहे हैं तो हम कहेंगे वो आयत है। ठीक है, और 8वें वाले में वर्ग पूछ रहा है कि वर्ग है। क्वेश्चन बुक्स में आप पढ़ लीजिए इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि दिए गए शीर्ष वर्ग के शीर्ष से सिद्ध कीजिए। तो वर्ग के शीर्ष के लिए चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और विकर्ण की दूरियां भी बराबर होनी चाहिए, यानी विकर्ण भी बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, दिए गए शीर्ष एक वर्ग के शीर्ष से, अन्यथा नहीं है। उसके बाद में 17वें सवाल में 17वां आया हुआ है अपने ना, क्वेश्चन नंबर 17 विविध का। किसी समतल में बिंदु P, Q, R, S 4 बिंदु दिए, चारों के पॉइंट दिए हैं। तो सिद्ध कीजिए कि P, Q, R, S एक समचतुर्भुज है, वर्ग नहीं, एक समचतुर्भुज है। तो आपको क्या करना है, चारों भुजाएं बराबर दिखानी है और विकर्ण बराबर नहीं होंगे, क्योंकि वो कह रहा है कि वर्ग नहीं है, समचतुर्भुज है, और वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, चारों भुजाएं दोनों में बराबर होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 और ये आया हुआ है, ये आ चुका है 2 साल पहले ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो अब 9.1 के ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैंने लिखा है कम से कम 3 बार करें, तब जाके समझ में आएगा। ठीक है, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पर 11, 12 लिखा है मैंने, दोनों एक जैसे सवाल है इसलिए लिखा है। ठीक है, और यहाँ 13वां, 14वां, 15वां तीनों सवाल आपको करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 करना है आपको, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, उसके बाद 9.2 का क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। 9.2 का क्वेश्चन नंबर 11, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए मैं शॉर्ट में निपटा रहा हूँ इसको। ठीक है, क्योंकि अभी तो अपने पास 9 प्रश्नावली हुई है, अपने को पूरी 18 देखनी है। ठीक है, कौन सा था ये, 9.2 का 11वां। देखो 9.2 का 11वां सवाल, देखो 11वां सवाल जो है ना वो बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 6 की तरह है अपने पास में। वो एक रेखा दी गई है और रेखा से पॉइंट को गुजारने, और ये सवाल आ चुका है। ठीक है ना, तो इसको अच्छी तरह से कर लें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, मैंने 100% लिखा हुआ इस पे, इसको तो आप रट के ही जाएं एकदम, बिल्कुल बैठने की पूरी संभावना है। पी का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 आखिरी सवाल है अपने इसका 9.2 का। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3P बिंदु -5, -4 और -2, 3 को अंतर विभाजित करता है। पी का मान भी ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है,
नहीं आता है तो कमेंट करें, मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 और 6, 5 अथवा छठा दोनों में से एक सवाल करना है आपको इसी प्रश्नावली का 9.2 का, ठीक है। दोनों एक जैसे सवाल हैं ये। देखो दोनों में क्या कह रहा है, एक्स एक्स द्वारा किस अनुपात विभाजित करता है, दूसरे में कह रहा है वाई एक्स द्वारा किस अनुपात विभाजित करता है। पांचवा छठा एक जैसा सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि बिंदु P 3,5 और A-2,3 और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में अंत विभाजित करता है। कौन करता है, बिंदु P किस किस को, A और B को विभाजित करता है। तो कह रहा है बिंदु B के निर्देशांक याद कीजिए, B के निर्देशांक नहीं लिए, जो अंत विभाजित करता है बिंदु P उसके निर्देशांक दिए। तो देखो यही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको भी बताया था, ये वाला, ठीक है ना, यही वाला कॉन्सेप्ट है। और ये किस में लगेगा, इसमें लगेगा अपने पास एग्जाम्पल नंबर, ओ सॉरी किसमें लगेगा, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 8 में लगेगा। और विविध का क्वेश्चन नंबर 8 भाई अगर आ गया ना तो मैक्सिमम बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इस पर बेस्ड एक भी सवाल नहीं है और ना ही इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है किताब के अंदर। इसको ढंग से समझ लीजिए, मैं बता रहा हूं, इसको मिटा देता हूं नीचे। विविध का क्वेश्चन नंबर 8 देख लिए, एक बार किताब में निकालिए। विविध का क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहाँ गया, विविध का क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि बिंदु 1 2 -1 x और 2 3 संरेख हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। 3 पॉइंट दिए अपने को, कौन कौन सा दिया है, एक तो 1 दिया है, 1 2 दिया है एक पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट दिया है हमें -1 x और तीसरा पॉइंट दिया है हमें 2 3। तो x का मान पूछा है और कह रहा है कि ये संरेख है, तीनों बिंदु क्या है, संरेख है, माना ये P है, ABC मान लेते हैं ना, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। और x का मान आपसे पूछा है। तो देखिए x का मान निकालने के लिए संरेख का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये, संरेख का मतलब होता है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है। संरेख या संरेख दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है, तीनों क्या है, एक ही रेखा पर है। और इसने x की वैल्यू पूछी है, तो कैसे निकालेंगे, देखो बात सुनना, अगर एक ही रेखा में है तो फर्स्ट बात तो कोई त्रिभुज बनेगा नहीं, क्योंकि 3 बिंदुओं से त्रिभुज बन सकता है, और एक रेखा में तो कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। या मैं ये कह सकता हूँ कि तीनों बिंदु संरेख है, अतः इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, क्योंकि त्रिभुज कैसा बनेगा, एक लाइन बनेगी बस, त्रिभुज बनेगा नहीं, तो उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। यहाँ एक पॉइंट लगा के, चूंकि लगा के लिखना है आपको, चूंकि तीनों बिंदु संरेख है अतः इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। और अब हमें एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला कैसे याद रखना है, उसको याद रखने का तरीका बताता हूँ आपको। एक चीज याद रखनी है, 23 31 12, क्या याद रखना है, 23 31 12, यहाँ लिख रहा हूँ 23 31 12। क्या बीमारी है, देखो है क्या, ये आपको लिखना है सबसे पहले 1/2 ब्रैकेट लिखा हुआ 23, आप करोगे y2 - y3, देखो 2 3 23 कराया मैंने, ठीक है ना, इसको ब्रैकेट में बंद कर दोगे, ठीक, यहाँ प्लस लगाओगे, फिर कितना लिखा हुआ है 31, यहाँ पे करोगे आप y3 - y1, क्लियर है। फिर क्या करोगे, वापस प्लस लिखोगे, फिर ब्रैकेट बनाओगे, अब लिखोगे y1 - y2, y1 - y2, और ये ब्रैकेट बंद कर दोगे। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का व्यंजक का सूत्र है, ये त्रिभुज के व्यंजक का सूत्र है, ठीक है। तो देखो कैसे लिखा मैंने, सबसे पहले y2 - y3, फिर y3 - y1, फिर y1 - y2। अब कुछ नहीं करना, यहाँ लिख दो x1, यहाँ लिख दो x2 और यहाँ लिख दो x3, और ये आपका सूत्र तैयार, ठीक है। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है, ये व्यंजक ज्ञात करने का सूत्र है, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात तो ये x1 y1 है क्या, आपको तीनों पॉइंट दिए हैं, तो पहला वाला तो है x1, दूसरा वाला है y1, यहाँ पर है पहला वाला x2, दूसरा वाला है y2, यहाँ पर है ये x1 और यहाँ पर है ये x1 y1 x2 y2, ये यहाँ है x3 y3, है ना। इन सब की वैल्यूज को इस सूत्र में रखोगे और आपका आंसर निकल जाएगा। और इसका क्षेत्रफल 0 होगा, मैंने बोला बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0, तो इक्वल टू में 0 कर दोगे, ठीक है। इस तरह से आपका विविध का क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब देखो ये 4 क्वेश्चन लगातार लिख दिए, सर मजाक कर रहे हो क्या, लाइन वारी लिख दिए, अरे ऐसा नहीं बेटा, चारों ही इंपॉर्टेंट है, ये 19 18 19 20 21 चारों में से एक सवाल बैठने की पूरी संभावना है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपने अगली प्रश्नावली, इस सबको मिटा देता हूँ, अच्छी तरह से देख लें। मैंने बहुत मेहनत की इन क्वेश्चनों को निकालने में, आपको बताने में। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं अपन इसके बाद।